230 सांसद अब मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी में हैं। ये वही 230 सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूरा खेल बिगाड़ दिया था। ये वही 230 सांसद हैं जिन्होंने 12 साल में पहली बार बीजेपी के दो बड़े चेहरों को एहसास दिलाया कि अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। और अब यही 230 सांसद बीजेपी के बेहद करीबी माने जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। इस बार ज्ञानेश कुमार को ना तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बचा पाएंगे और ना ही राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन। इस बार विपक्ष के दाव से संसद में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, ज्ञानेश कुमार, जहां देश के लोगों को पता चलेगा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने किस तरह से बीजेपी का साथ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। लंबी बहस और मतभेदों के बीच शुक्रवार को संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन संशोधन लाने के लिए पेश किया गया था। हालांकि इस तरह के संशोधन को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट रहे। ऐसे में यह आंकड़ा आवश्यक 2/3 बहुमत से काफी कम रहा। कुल मिलाकर महिला आरक्षण से जुड़ा यह संशोधन पास नहीं हो पाया। इसे लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। संसद में इस नतीजे से उत्साहित विपक्ष अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में। विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। कांग्रेस, टीएमसी समेत कई दल संसद में उन्हें पद से हटाने के लिए नया नोटिस लाने पर विचार कर रही है। ये कदम उस समय उठाया जा रहा है जब उनका पिछला प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन द्वारा खारिज कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियां इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रही हैं और एक संभावित मसौदा तैयार करने पर भी काम चल रहा है। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला इस बात पर आधारित है क्योंकि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन ने अपने आदेशों में स्पष्ट कारण बताए थे कि नोटिस क्यों खारिज किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों पीठासीन अधिकारियों की ओर से बताई गई कमियों को दूर करके नोटिस फिर से जमा किया जा सकता है। तो साफ है, पिछली बार जिसको आधार बनाकर ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन ने स्वीकार नहीं किया था, अब अपनी कमियों में सुधार कर विपक्ष फिर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला है और माना जा रहा है इस बार दोनों ही सदनों के सभापति को यह स्वीकार करना ही होगा। सूत्रों ने बताया कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और इसे अंतिम रूप लेने में कुछ समय लगेगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने की ये विपक्ष की एक कोशिश भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर, वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े विवाद सामने आए। इससे पहले कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के विवाद सामने आए थे। ऐसे में विपक्ष का नया प्रस्ताव लाने का विचार एक राजनीतिक कमेंट का प्रयास भी प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल गिरना सिर्फ एक विधायी असफलता नहीं है, बल्कि ये सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी है, क्योंकि 298 वोट मिलने के बावजूद 2/3 बहुमत से दूर रह जाना ये दिखाता है कि सरकार अपने ही सहयोगियों और सदन के व्यापक समर्थन को एकजुट करने में नाकाम रही। यहीं से विपक्ष की बढ़त शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से हाई वैल्यू मुद्दे पर भी सरकार सहमति नहीं बना पाई, जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे को लगातार सरकार की इंटेंट बनाम इम्प्लीमेंटेशन की बहस में बदल दिया। यानी विपक्ष ने यह नैरेटिव सेट करने में सफलता पाई कि सरकार सिर्फ कानून लाने की राजनीति कर रही है, उसे पास कराने की रणनीति है ही नहीं। अब इसी मोमेंटम को विपक्ष अगले कदम में कैश करने की तैयारी में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति दरअसल एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता के मुद्दे पर सरकार को सीधे घेरने का प्रयास है। और यहाँ विपक्ष की रणनीति और भी मजबूत दिखती है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने
जिन तकनीकी आधारों पर प्रस्ताव खारिज किया था, अब विपक्ष उन्हीं कमियों को सुधारकर वापसी की तैयारी में। यानी इस बार विपक्ष सिर्फ विरोध नहीं कर रहा बल्कि सिस्टमैटिक रूप से भी खुद को मजबूत कर रहा है। राजनीतिक तौर पर इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है। विपक्ष अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में है। मुद्दों को सिर्फ उठाया नहीं जा रहा बल्कि उसे संस्थागत चुनौती में बदला जा रहा है। और सबसे अहम, इंडिया गठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन और कॉमन स्ट्रेटेजी पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में उठे विवादों को जोड़कर विपक्ष एक बड़ा नैरेटिव बना रहा है कि चुनावी संस्थाएं दबाव में हैं। ये सीधा हमला सरकार की विश्वसनीयता पर है। कुल मिलाकर जहां एक तरफ सरकार संसद में संख्या होते हुए भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाई, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उसी मौके को राजनीतिक आक्रामकता में बदल दिया। यानी इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार ऐसा लग रहा है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और सत्ता पक्ष डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि महाभियोग के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के बीच आम सहमति है, लेकिन टीएमसी इस पहल में सबसे आगे रही है। जहां पिछला नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमा किया गया था, वहीं विपक्ष को अभी यह तय करना बाकी है कि क्या उसी तरीके को अपनाना है या नई याचिका के लिए किसी एक सदन को चुनना है। विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दोबारा याचिका दायर करने पर यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब मोदी सरकार को परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है जिस तरह से विपक्षी एकजुटता ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ एकजुटता दिखाई, सीईसी के मुद्दे पर भी कुछ ऐसे ही हालात बन सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन इस मुद्दे पर कब और कैसे आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ होती जा रही है। लोकसभा में 230 का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं रहा, ये एक सियासी ताकत बन चुका है जिसने सत्ता के सबसे मजबूत किले को पहली बार हिला दिया। और यही वजह है कि अब निशाने पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि वो संस्थाएं भी हैं जिन पर निष्पक्षता का जिम्मा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठते सवाल अब महज विपक्ष की बयानबाजी नहीं रहे बल्कि उन्हें संसद के भीतर एक संस्थागत चुनौती में बदला जा रहा है। विपक्ष का आरोप साफ है, अगर चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उसी व्यक्ति पर जाती है जो उस प्रक्रिया का संरक्षक है। यानी अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है साख बनाम सत्ता के प्रभाव की। सवाल ये भी है, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति अब पहले जैसी अजय नहीं रही? क्योंकि जिस संसद में कभी हर बड़ा फैसला आसानी से पास हो जाता था, वहीं अब विपक्ष ने न सिर्फ रोक लगा दी बल्कि एजेंडा भी सेट कर दिया। और अगर विपक्ष अपने इस तेवर और एकजुटता को बनाए रखता है तो आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के लिए हर कदम आसान नहीं होगा, क्योंकि अब संसद में सिर्फ बहुमत की राजनीति नहीं चल रही है, अब यहाँ मुकाबला नैरेटिव, रणनीति और जवाबदेही का है। और फिलहाल इस लड़ाई में विपक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।